आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के भावनगर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में 34,200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रमुख घोषणाओं में समुद्री क्षेत्र में 7,800 करोड़ रुपए से अधिक की पहल शामिल थी, जिनमें इंदिरा डॉक पर, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल, कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर एक नया कंटेनर टर्मिनल, टूना टेकरा में एक मल्टी कार्गो सुविधा और चेन्नई तथा कार निकोबार में तटीय सुरक्षा कार्य शामिल हैं। उन्होंने पारादीप और कामराजर बंदरगाहों पर परियोजनाओं के साथ साथ पटना और वाराणसी में जहाज मरम्मत केंद्रों की भी आधारशिला रखी। आज भारत विश्व बंधु की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता है। यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें मिलकर भारत के इस दुश्मन निर्भरता के दुश्मन को हराना होगा। हमें इसे हमेशा दोहराना होगा। जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता होगी, देश की विफलता उतनी ही ज्यादा होगी, उन्होंने उद्घाटन समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा। पीएम मोदी ने अपने भाषण में आगे कहा, वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। अगर हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी। हम 140 करोड़ देशवासियों का भविष्य दूसरों पर नहीं छोड़ सकते। हम देश के विकास के संकल्प को दूसरों पर निर्भर नहीं छोड़ सकते। हम आने वाली पीढ़ियों का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते। 100 दुखों की एक ही दवा है और वो है आत्मनिर्भर भारत। इतनी बड़ी संख्या में आप सब आशीर्वाद देने आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, ये कार्यक्रम तो भावनगर में हो रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान का है। आज भावनगर निमित्त है और पूरे भारत में समुद्र से समृद्धि की ओर जाने की हमारी दिशा क्या है, उसके लिए आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का केंद्र भावनगर चुना गया है। गुजरात के लोगों को, भावनगर के लोगों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, अभी 17 सितंबर को आप सबने अपने नरेंद्र भाई को जो शुभकामनाएं भेजी हैं, देश और दुनिया से जो शुभकामनाएं मुझे मिली हैं, व्यक्तिगत तौर पर सबका धन्यवाद करना संभव नहीं है, लेकिन भारत के कोने कोने से और विश्व भर से ये जो प्यार मिला है, ये जो आशीर्वाद मिले हैं, ये मेरी बहुत बड़ी संपत्ति है, ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है। और इसलिए सार्वजनिक रूप से मैं आज देश और दुनिया के सभी महानुभावों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यहां एक बेटी कोई चित्र बना करके ले आई है, वहां एक बेटा लेकर के आया है। जरा इसको कलेक्ट कर लीजिए भाई। इन बच्चों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू। जो लोग लाए हैं, मैं आपके प्यार के लिए मैं आपका आभारी हूं। आपने इतनी मेहनत की, धन्यवाद जी, धन्यवाद बेटा। थैंक यू दोस्त। साथियों, विश्वकर्मा जयंती से लेकर गांधी जयंती तक, यानी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में लाखों लोग
सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। मुझे बताया गया है कि गुजरात में भी अभी तो 15 दिन का सेवा पखवाड़ा है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में सेवा पखवाड़े के दौरान बहुत से कार्यक्रम हुए। सैकड़ों जगह पर ब्लड डोनेशन कैंप लगे और इनमें 1 लाख लोग अब तक ब्लड डोनेट कर चुके हैं। ये सिर्फ मुझे जो गुजरात की जानकारी मिली वो बता रहा हूं मैं। अनेक शहरों में सफाई अभियान चलाए गए, लाखों लोग इन सफाई अभियानों में भी साथ आए। राज्य में 30,000 से ज्यादा जगहों पर, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, हेल्थ कैंप लगाए हैं जहां लोगों को जांच और उपचार की मदद की जा रही है। खास करके महिलाओं के स्वास्थ्य को केंद्र में रखा गया है। देश भर में सेवा कार्यों से जुड़े हर किसी का मैं अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज इस आयोजन में मैं सबसे पहले कृष्ण कुमार सिंह जी का पुण्य स्मरण करता हूं। सरदार साहब के मिशन से जुड़ते हुए उन्होंने भारत की एकता के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। आज ऐसे ही महान देशभक्तों की प्रेरणा से हम भारत की एकता को मजबूत कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज मैं ऐसे समय में भावनगर आया हूं जब नवरात्र का पावन पर्व शुरू होने वाला है। इस बार जीएसटी में कमी की वजह से बाजारों में रौनक भी और ज्यादा रहने वाली है। और ये उत्सव के इसी माहौल में आज हम समुद्र से समृद्धि का महा उत्सव मना रहे हैं। ભાવનગરના ભાઈઓ મને માફ કરજો, મારે હિન્દીમાં એટલા માટે બોલવું પડે છે કે દેશભરના લોકો આમાં જોડાયેલા છે। દેશભરના લાખો લોકો જ્યારે કાર્યક્રમમાં જોડાયા છે, તો આપની ક્ષમા માંગીને મારે हिंदीમાં જ વાત કરવી રહી। साथियों, 21वीं सदी का भारत आज समुद्र को बहुत बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। थोड़ी देर पहले यहां पोर्ट लेड डेवलपमेंट को गति देने के लिए हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। देश में क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आज मुंबई में इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का भी लोकार्पण किया गया है। भावनगर के, गुजरात के विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स भी शुरू हुए हैं। मैं सभी देशवासियों को और गुजरात के लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत आज विश्व बंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। सच्चे अर्थ में अगर हमारा कोई दुश्मन है
तो वो है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें मिलकर भारत के इस दुश्मन को निर्भरता वाले दुश्मन को हराना ही होगा। हमें ये बात हमेशा दोहरानी है, जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता उतनी ज्यादा देश की विफलता। विश्व में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। हम दूसरों पर आश्रित रहेंगे तो हमारा आत्मसम्मान भी चोटिल होगा। 140 करोड़ देशवासियों के भविष्य को हम दूसरों पर नहीं छोड़ सकते। देश के विकास के संकल्प को हम दूसरों की निर्भरता पर नहीं छोड़ सकते। हम भावी पीढ़ी के भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते। और इसलिए भाइयों बहनों, આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં કે ભાઈ 100 દુઃખોની એક દવા। 100 दुखों की एक ही दवाई है और वो है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत। लेकिन इसके लिए हमें चुनौतियों से टकराना होगा। हमें दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता लगातार कम करते जाना होगा और अब भारत को आत्मनिर्भर बनकर दुनिया के सामने मजबूती के साथ खड़ा होना ही होगा। भाइयों और बहनों, भारत में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस ने भारत के हर सामर्थ्य को नजरअंदाज किया। इसलिए आजादी के 6-7 दशकों बाद भी भारत वो सफलता हासिल नहीं कर पाया जिसके हम हकदार थे। इसके 2 बड़े कारण रहे। लंबे समय तक कांग्रेस सरकार ने देश को लाइसेंस कोटा राज में उलझाए रखा। दुनिया के बाजार से अलग थलग रखा और फिर जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आया तो सिर्फ इंपोर्ट का ही रास्ता पकड़ लिया गया और उसमें भी हजारों लाखों करोड़ों के घोटाले कर दिए गए। कांग्रेस सरकारों की नीतियों ने देश के नौजवानों का बहुत नुकसान किया। इन नीतियों ने भारत की असली ताकत को सामने आने से रोक दिया। साथियों, देश का कितना नुकसान हुआ है इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारा शिपिंग सेक्टर है।
आप भी जानते हैं कि भारत सदियों से दुनिया की एक बड़ी समुद्री ताकत था। हम दुनिया में शिप बिल्डिंग के सबसे बड़े सेंटर हुआ करते थे। भारत के तटीय राज्यों में बने जहाज देश और दुनिया के व्यापार कारोबार को गति देते थे। यहां तक कि आज से 50 साल पहले तक भी हम भारत में बने जहाजों का उपयोग करते थे। उस दौर में भारत का 40% से अधिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट देश में ही बने जहाजों से होता था। लेकिन फिर देश का शिपिंग सेक्टर भी कांग्रेस की कुनीतियों का शिकार हो गया। कांग्रेस ने भारत में जहाज निर्माण पर जोर देने के बजाय विदेशी जहाजों को किराया भाड़ा देना बेहतर समझा। इससे भारत में शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम ठप हो गया। विदेशी जहाजों पर निर्भरता यह हमारी मजबूरी बन गया। परिणाम यह हुआ कि 50 साल पहले जहां 40% व्यापार भारतीय जहाजों पर होता था, वो हिस्सा घटकर सिर्फ 5% रह गया। यानी अपने 95% ट्रेड के लिए हम विदेशी जहाजों पर निर्भर हो गए। विदेशी जहाजों पर इस निर्भरता का हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। साथियों, में आज देश के सामने कुछ आंकड़े आप सबके सामने रखना चाहता हूं। देशवासी ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज भारत हर साल करीब $75 बिलियन यानी लगभग 6 लाख करोड़ रुपए 6 लाख करोड़ रुपए विदेशी शिपिंग कंपनियों को शिपिंग सर्विसेज के लिए देता है, किराया देता है। ये आज भारत का जितना डिफेंस बजट है, करीब करीब उतना पैसा किराए में दिया जा रहा है। आप कल्पना कीजिए, 7 दशकों में कितना पैसा हमने सिर्फ भाड़े के रूप में दूसरे देशों को दिया है। हमारे पैसों से विदेशों में लाखों नौकरियां बनी हैं। सोचिए, इतने सारे पैसे का अगर एक छोटा सा हिस्सा भी अगर पहले की सरकारें अपनी शिपिंग इंडस्ट्री पर लगाती, तो आज दुनिया हमारे जहाज इस्तेमाल कर रही होती, हमें लाखों करोड़ रुपए शिपिंग सर्विसेज के रूप में मिल रहे होते और हमारे बच जाते वो तो अलग। साथियों, भारत को अगर
2047 जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, 2047 तक विकसित होना है तो भारत को आत्मनिर्भर होना ही होगा। आत्मनिर्भर होने के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए, चीप हो या शीप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। इसी सोच के साथ आज भारत का मैरीटाइम सेक्टर भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स करने जा रहा है। आज से देश के हर मेजर पोर्ट को भांति भांति के डॉक्यूमेंट से, अलग अलग प्रोसेसेस से मुक्ति मिलेगी। वन नेशन वन डॉक्यूमेंट और वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस अब व्यापार कारोबार को और सरल करने वाली है। हाल में ही जैसे हमारे मंत्री जी सर्बानंद सोनोवाल जी ने बताया, मॉनसून सेशन के दौरान पार्लियामेंट में हमने ऐसे अनेक पुराने कानूनों को बदला है जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे थे। हमने मैरीटाइम सेक्टर में अनेक रिफॉर्म करने का सिलसिला शुरू किया। हमारी सरकार ने 5 मैरीटाइम कानूनों को नए अवतार में देश के सामने रखा है। इन कानूनों से और इन कानूनों के आने से शिपिंग सेक्टर में, पोर्ट गवर्नेंस में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। साथियों, भारत सदियों से बड़े बड़े जहाज बनाने में एक्सपर्ट रहा है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स देश के इस भूले हुए गौरव को फिर वापस लाने में मदद करेंगे। बीते दशक में हमने 40 से अधिक शिप्स और पनडुब्बियां नेवी में इंडक्ट की है। इनमें से एक दो तो छोड़ दें तो ये सब हमने भारत में ही बनाई है। आपने आईएनएस विक्रांत के विषय में सुना होगा। इतना विशाल आईएनएस विक्रांत भी भारत में ही बना है। इसे बनाने के लिए जो हाई क्वालिटी स्टील लगी वो भी भारत में बनी थी। यानी हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास कौशल की कोई कमी नहीं है। बड़े शिप बनाने के लिए जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, उसका भरोसा मैं आज देशवासियों को दे रहा हूं। साथियों, देश के मैरीटाइम सेक्टर को मजबूती देने के लिए कल भी एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। हमने देश की पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया है। अब सरकार ने बड़े जहाजों को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में मान्यता दी है। जब किसी सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में मान्यता मिलती है तो उसे बहुत फायदा होता है। अब बड़े शिप बनाने वाली कंपनियों को बैंकों से लोन मिलने में आसानी होगी, उन्हें ब्याज दर में भी छूट मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के जितने भी और लाभ होते हैं वो सारे के सारे इन जहाज बनाने वाली कंपनियों को भी मिलेंगे।
सरकार के इस निर्णय से भारतीय शिपिंग कंपनियों पर पड़ने वाला बोझ कम होगा, उन्हें ग्लोबल कंपटीशन में आगे आने में मदद मिलेगी। साथियों, भारत को दुनिया की एक बड़ी समुद्री शक्ति बनाने के लिए 3 और बड़ी स्कीम्स पर भारत सरकार काम कर रही है। इन 3 योजनाओं से शिप बिल्डिंग सेक्टर को आर्थिक मदद मिलने में आसानी होगी। हमारे शिपयार्ड्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाने में मदद होगी और डिजाइन और क्वालिटी सुधारने में भी बहुत मदद मिलने वाली है। इन पर आने वाले वर्षों में 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। साथियों, मुझे याद है साल 2007 में जब मैं यहां मुख्यमंत्री के रूप में आपकी सेवा कर रहा था, तब शिप बिल्डिंग के अवसरों को लेकर एक बहुत बड़ा सेमिनार गुजरात ने आयोजित किया था। उसी दौरान ही गुजरात में हमने शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम को सपोर्ट दिया था। अब हम देश भर में शिप बिल्डिंग के लिए व्यापक कदम उठा रहे हैं। यहां मौजूद एक्सपर्ट जानते हैं कि शिप बिल्डिंग कोई साधारण इंडस्ट्री नहीं है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज, मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज की जननी कहा जाता है, उद्योगों की जननी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक जहाज ही नहीं बनता, उसके साथ जो उद्योग जुड़े होते हैं उनका विस्तार होता है। स्टील, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, पेंट्स, आईटी सिस्टम, ऐसे अनेक उद्योगों को शिपिंग इंडस्ट्री से सपोर्ट मिलता है। इससे छोटे और लघु उद्योगों को, एमएसएमईज को फायदा होता है। रिसर्च बताती है कि शिप बिल्डिंग में होने वाले हर 1 रुपये के निवेश से इकोनॉमी लगभग 2 गुना निवेश बढ़ता है और शिपयार्ड में पैदा होने वाली हर एक जॉब, हर एक रोजगार सप्लाई चेन में 6 से 7 नई नौकरियां बनाती है। मतलब अगर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में 100 नौकरियां बनती हैं तो इससे जुड़े दूसरे सेक्टर्स में 600 से अधिक जॉब्स क्रिएट होती है। इतना बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट शिप बिल्डिंग का होता है। साथियों, हम शिप बिल्डिंग के जरूरी स्किल सेट पर भी फोकस कर रहे हैं। इसमें हमारे आईटीआई काम आएगी, मैरीटाइम यूनिवर्सिटीज का रोल बढ़ेगा। बीते वर्षों में हमने कोस्टल एरिया में नेवी और एनसीसी के तालमेल से नई व्यवस्थाएं बनाई हैं। इन एनसीसी कैडेट्स को नेवी के साथ साथ कॉमर्शियल सेक्टर की भूमिकाओं के लिए भी तैयार किया जाएगा। साथियों, आज का भारत एक अलग मिजाज से आगे बढ़ रहा है। हम जो लक्ष्य तय करते हैं उसे अब समय से पहले पूरा करके भी दिखाते हैं। सोलर सेक्टर में भारत अब अपने लक्ष्यों को 4-4, 5-5 साल पहले हासिल कर रहा है। पोर्ट लेड डेवलपमेंट को लेकर भी 11 साल पहले जो लक्ष्य हमने तय किए थे, भारत उनमें जबरदस्त सफलताएं हासिल कर रहा है। हम देश में बड़े बड़े जहाजों के लिए बड़े पोर्ट बना रहे हैं। सागर माला जैसी स्कीम से पोर्ट्स की कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। साथियों, बीते 11 साल में भारत ने अपनी पोर्ट कैपेसिटी 2 गुनी कर ली है। 2014 से पहले
भारत में शिप टर्न अराउंड टाइम औसतन 2 दिन होता था। अब आज भारत में शिप टर्न अराउंड टाइम 1 दिन से भी कम हो गया है। हम देश में नए और बड़े पोर्ट्स का निर्माण भी कर रहे हैं। हाल में ही केरला में देश का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट शुरू किया है। 75,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से महाराष्ट्र में वाढवण पोर्ट बन रहा है। ये दुनिया के टॉप 10 पोर्ट्स में से एक होगा। साथियों, आज समुद्री रास्ते से होने वाले ट्रेड में भारत का हिस्सा सिर्फ 10% है। हमें इसे और बढ़ाना है। हम 2047 तक दुनिया के समुद्री व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को लगभग 3 गुना तक बढ़ाना चाहते हैं और ये हम करके दिखाएंगे। साथियों, जैसे जैसे हमारा समुद्री व्यापार बढ़ रहा है तो हमारे समुद्री नाविकों यानी सी फेरर्स की संख्या भी बढ़ रही है। ये वो मेहनती प्रोफेशनल्स हैं जो समंदर में जहाज चलाते हैं, इंजन और मशीनरी संभालते हैं, लोडिंग अनलोडिंग का काम देखते हैं। 1 दशक पहले हमारे यहां सी फेरर्स से 1.25 लाख से भी कम थे, लेकिन आज इनकी संख्या 3 लाख के पार पहुंच चुकी है। आज भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में आ गया है जो सबसे ज्यादा सी फेरर दुनिया को उपलब्ध कराता है और इससे भारत के नौजवानों को रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। यानी भारत की बढ़ती शिप इंडस्ट्री दुनिया की ताकत भी बढ़ा रही है। साथियों, भारत की एक समृद्ध समुद्री विरासत है। हमारे मछुआरे, हमारे प्राचीन पोर्ट सिटी इस धरोहर के प्रतीक है। हमारा ये भावनगर, ये सौराष्ट्र इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस विरासत को हमें भविष्य की पीढ़ी तक पहुंचाना है, दुनिया को हमारा सामर्थ्य दिखाना है और इसलिए लोथल में हम एक शानदार मैरीटाइम म्यूजियम बना रहे हैं और ये भी दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम बनेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरह भी ये भारत की नई पहचान बनेगा। थोड़ी देर बाद मैं आज वहां भी जा रहा हूं। साथियों, भारत के समुद्री तट भारत की समृद्धि के प्रवेश द्वार बनेंगे और मैं बड़े गर्व के साथ और मैं दूर तक का देख सकता हूं कि भारत के समुद्री तट भारत की समृद्धि के प्रवेश द्वार बनने वाले हैं। मुझे खुशी है कि गुजरात की एक कोस्टलाइन भी एक बार फिर यहां के लिए वरदान बन रही है। आज ये पूरा क्षेत्र देश को पोर्ट लेड डेवलपमेंट का नया रास्ता दिखा रहा है। आज देश में समंदर के रास्ते जितना कार्गो आता है उसका 40% गुजरात के पोर्ट्स हैंडल करते हैं। अब इन पोर्ट्स को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी फायदा मिलने वाला है। इससे देश के दूसरे हिस्सों तक तेजी से सामान पहुंचाना आसान होगा। इससे पोर्ट्स की एफिशिएंसी भी और अधिक बढ़ेगी। साथियों, यहां शिप ब्रेकिंग का भी एक बड़ा इकोसिस्टम बन रहा है। अलंका शिप ब्रेकिंग यार्ड इसका शानदार उदाहरण है। इससे भी यहां बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। साथियों, विकसित भारत के लिए हमें हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में तेजी से काम करना है
और हम सब जानते हैं कि विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भर भारत से होकर जाता है। इसलिए हमें याद रखना है, हम जो भी खरीदें वो स्वदेशी हो, हम जो भी बेचें वो स्वदेशी हो। मैं सभी दुकानदार साथियों से कहूंगा, आप अपनी दुकानों पर एक पोस्टर लगाएं जिसमें लिखा हो, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। हमारा ये प्रयास हमारे हर उत्सव को तो भारत की समृद्धि का महोत्सव बना देगा। इसी भावना के साथ आप सभी को नवरात्रि की एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूं। एक छोटा बालक चित्र बना करके लाया है, कब से खड़ा है, उसके हाथ दुखते होंगे, कोई जरा इसको कलेक्ट करे। छोटा सा बालक है, शाबाश बेटे। चलो बेटा, तुम्हारा चित्र मिल गया, रोने की जरूरत नहीं बेटा, मिल गया चित्र तुम्हारा मिल गया। अगर तुम्हारा एड्रेस उसमें लिखा होगा तो मैं तुझे जरूर चिट्ठी लिखूंगा। साथियों, ये छोटे छोटे बच्चों का प्यार, इससे बड़ी जीवन की पूंजी क्या हो सकती है। मैं फिर एक बार आज जो भव्य स्वागत सत्कार सम्मान किया, इसके लिए मैं आपका आभार मानता हूं। और मुझे मालूम है, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पूरा भावनगर मैदान में था। आपका मिजाज का मुझे पता है। मैं इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भावनगરના भाइयों बहनों, નવરાત્રિની માંડવીઓ જરા જોર લગાવજો અને દેશના બધા લોકોને આત્મનિર્ભર ભારતનો સંદેશ આપણી માંડવીમાંથી પણ મળે। खूब खूब धन्यवाद भाइयों। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।